हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के विषय में पढ़ाऊंगा। यह टेट के सभी एग्जामों में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा एवं इसमें कुछ ट्रिक बताया है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अगर फीडबैक अच्छा रहा तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र एवं गणित एवं विज्ञान के सभी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा जो टेट के एग्जाम में आते हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं साइकोलॉजी का टॉपिक से वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इससे संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आते हैं। जितने भी आप टेट दीजिए, जेटेट, बीटेट, सीजीटेट, यूपीटेट एवं सीटेट या जितने भी अन्य टेट हैं, इसमें इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं यह टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको तीव्र गति से इस टॉपिक को रिवीजन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इसमें जो है मुख्य रूप से कभी कभी आपको मनोवैज्ञानिक का परिभाषा दे देता है और पूछता है कि यह कौन मनोवैज्ञानिक ने बताया। तो देखिए, इसमें हम बुद्धि का परिभाषा थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं। यह व्यक्ति के प्रतिभा, ज्ञान, समझ के लिए प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। देखिए, बुद्धि परिवेश एवं वंशानुक्रम दोनों पे निर्भर करता है। जरूरी नहीं है सिर्फ परिवेश पे, वंशानुक्रम पे भी। और बोला जाता है मानव विकास की अलग अलग अवस्थाओं में बुद्धि का विकास पे भी अंतर होता है। छोटा बच्चा का बुद्धि का विकास अलग होगा, बड़ा जो व्यक्ति है उसका बुद्धि का विकास अलग होता है। यही चीज समझाना चाह रहा है। अब देखिए, बुद्धि का परिभाषा बुद्धवत के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर आपको एग्जाम में देगा कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, कौन वैज्ञानिक ने बताया, तो आपको लिखना पड़ेगा वुडवर्थ। उसी तरह बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है वुड्रो के अनुसार। थर्ड से सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अब देखिए, बोलता है बुद्धि का पक्ष। बुद्धि का मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अब बुद्धि का श्रेणी, बुद्धि का भी 3 श्रेणी होते हैं। आपको देखिए, बुद्धि का पहला श्रेणी होता है सामाजिक बुद्धि, दूसरा होता है स्थूल बुद्धि और तीसरा होता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। अब आपके एग्जाम में देता है बुद्धि का सिद्धांत। इससे एक प्रश्न अवश्य रहता है, आप देख लीजिए। आप जितने भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इससे संबंधित आपको प्रश्न दिख जाएंगे। ये याद करने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कितना आसानी से। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक, आप पूछता है एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो देखिए, हम लोग जो ऊन है एक एक करके बीनते हैं, एक एक करके बीनना, एक मीन्स एक कारक का सिद्धांत बीने न दिया। अब द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। तो देखिए, अब इसको द्वि माने 2, तो देखिए स्पीयर और मैन नहीं लग रहा अलग अलग नाम है। तो ये स्पीयर मैन से बना, मतलब 2 व्यक्ति के नाम से बना है। ऐसा बना नहीं है, बट आप याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए द्विकारक का स्पीयर मैन अलग अलग इससे पकड़ा जाएगा। अब बहुकारक, देखिए बहु थाना में देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं। तो देखिए, बहुकारक मानो ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग। थॉर्नडाइक मानो थाना से थॉर्नडाइक याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक। पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। और बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन केली एवं थर्स्टन ने किया। बुद्धि परीक्षण, इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जाता है। इसका सर्वप्रथम जब जर्मनी मनोवैज्ञानिक वुंड ने बुद्धि के प्रमाणिक मापन विधियों की खोज किया था। यह 1879 ईस्वी में किए थे। इसके बाद फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। इस आधार पर उन्होंने एक प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया था और बच्चों पे आजमाया था। तो उसने देखा था कि
अगर छात्रों के जो आयु है, निर्धारित आयु के प्रश्नों को अगर वो पूरा हल कर देता है, जो छात्र है निर्धारित आयु के प्रश्न उन्होंने प्रारूप तैयार किए और उनसे हल करवा, अगर वो कर देते हैं तो उसको सामान्य बुद्धि नाम दिए। और अगर अपने निर्धारित आयु के ऊपर, अपने निर्धारित आयु से ऊपर के आयु के बच्चे को प्रश्न का हल किया तो उसे उच्च बुद्धि बताया, निर्धारित प्रश्न को अगर हल करता है तब। और अगर अपने से ऊपर निर्धारित, अपने से ऊपर आयु के निर्धारित सभी प्रश्नों को हल करता है तो उसको सर्वोच्च बुद्धि का बताया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग सुझाया। उसके बाद इसको कार्य को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की एक विधि दी और यही विधि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको हर टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे जे टेट हो, बी टेट हो, सीजी टेट हो, एमपी टेट हो या सी टेट हो। तो बुद्धि लब्धि की ये 3 तरह से आपको पूछता है। कभी कभी आपको देता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु जिस स्तर का उस बच्चे का बुद्धि होता है उसको हम लोग मानसिक आयु बोलते हैं, और उसका जो उम्र होता है उसको वास्तविक आयु बोलते हैं। कभी कभी वास्तविक आयु को कालानुक्रमिक आयु भी देता है, कभी ये ऑप्शन में देता है, कभी आपको ये नहीं दिखा कि ये देगा तो आप यहाँ वास्तविक आयु नहीं देखेंगे, गलत जगह, लेकिन कालानुक्रमिक आयु भी सही होता है। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं IQ बराबर MA बाई CA इंटू 100। MA को बोलते हैं, IQ को बोलते हैं इंटेलिजेंस क्यूटेंट, MA को मेंटल एज, CA को क्रोनिकल एज गुने 100। ये आप इंग्लिश में याद कर ले तो आपको हिंदी का अगर घुमा के भी देगा तो आप पकड़ लेंगे। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मानसिक आयु 12 वर्ष हो, वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो IQ निकाले, बुद्धि लब्धि निकाले। तो IQ बराबर क्या होता है MA बाई CA गुने 100। देखिए MA कितना दिया हुआ है, MA मनो मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु CA कितना 10 है गुने 100, तो 100 करेंगे, ये 10 से 10 बार में कटेगा, इसका बुद्धि लब्धि कितना 120 10। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि IQ दे दिया होगा, मान लीजिए 120 IQ दिया हुआ है और क्रोनिकल आयु दिया हुआ है 10, तो आपको निकालना है मेंटल आयु मीन्स मानसिक आयु। तो हम लोग IQ बराबर जानते हैं मेंटल आयु मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। अब IQ 120 लिख दीजिए, मेंटल आयु आपको ज्ञात करना, मानसिक आयु वास्तविक आयु 10 दिया हुआ है गुने 100। और इसको ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो मेंटल आयु आया 12 वर्ष, आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, अब हम लोग वेसलर द्वारा निर्मित IQ वितरण पढ़ेंगे। इससे भी आपको टेट के हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसका इतना IQ है तो वह किस बुद्धि का होगा। तो देखिए इसको थोड़ा याद करने का थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए कि आप जो टीचर का एग्जाम देते हैं उसका जो कट ऑफ कितना होता है, सामान्य का जनरल 90। तो देखिए 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि का, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 110 से 100 सामान्य में उच्च लगा दिया, उच्च सामान्य बुद्धि का। अब 120 से 129 तक श्रेष्ठ और 130 से इससे ऊपर अति श्रेष्ठ। अब आपको नीचे जाइए, 90 से नीचे 80 से 79 मंद बुद्धि का, थोड़ा कम नंबर आया है, 70 से 79 क्षीण बुद्धि का और 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि का। तो इसमें जो है आपको ध्यान देने वाला है 90 सामान्य तक रहना, ये सब में 10-10 जोड़ते जाना है। बस 69 से नीचे है तो इसमें 10 जोड़ दिए, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से इतना। तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि का, 70 से ये क्षीण बुद्धि का, मंद बुद्धि का, समान बुद्धि का। तो ये आप 3 याद कर लीजिए। उसके बाद सामान्य, उच्च, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली। मैरल का IQ वितरण भी उसी प्रकार का है, बस इसमें ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट है 140 से ऊपर IQ रहेगा तब अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बोलेंगे, और श्रेष्ठ बुद्धि को 120 से 139 को श्रेष्ठ बोलते हैं। बाकी सब उसी तरह से होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।